हेलो, वेलकम टू टीईटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जिसके पेपर जो हैं वो 2022 में हुए थे। 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुए थे। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये 5 मार्च 2022 का। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अनाउंस हुई थी। उसके बाद कोरोना आ जाने के कारण थोड़ी डिले हुई। उसके बाद अंत तो गतवा 2022 में 5 मार्च को स्टार्ट हुई। इसके सारे पेपर हम करने वाले हैं, सभी विषय के करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम 5 मार्च 2022 का भाषा 1 में जिन्होंने हिंदी ली है, 1 से 30 तक प्रश्न होंगे। भाषा 1 जो हिंदी है, हिंदी का पेपर है, 1 से 30 तक प्रश्न है, वे हम आज करने वाले हैं। एमपी टेट वर्ग 3 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में ये आएगा। अब आने वाली जो वर्ग 3 है चयन परीक्षा, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, उसमें भी आपको काम ये आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर आप देखिए, और बहुत दूर नहीं है, 5 मार्च 2022, मतलब मुश्किल से 2 साल हुए होंगे। इसके बाद कोई मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 वर्ग 3 मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा इसके बाद नहीं हुई है। ये लास्ट परीक्षा थी, इसमें डायरेक्ट लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी। अब ऐसा है कि इसको जिसने पास कर लिया है वो पात्रता परीक्षा क्लियर माना जाएगा आजीवन। उसके बाद उसको डायरेक्ट चयन परीक्षा देनी है। तो चयन परीक्षा में भी हिंदी तो आएगी ही, और भविष्य में भी अगर पात्रता परीक्षा होती है तो उसकी भी आप तैयारी से कर पाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एमपी टेट वर्ग 3 2020, जिसका पहला पेपर है 5 मार्च 2020 का शुरुआत हुई थी। शिफ्ट 1 का पेपर है, सुबह की शिफ्ट थी, उसका पेपर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम। दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा, इसके पेपर ऐसे हैं कि बिल्कुल दिमाग से ऊपर भी जाते हैं, तो आप पेशेंस रखिए, एक के बाद एक हम करेंगे। इसमें पेडागोजी भी आएगी 15 नंबर की, और 15 नंबर का हमारा भाषा 1 हिंदी का व्याकरण साहित्य इत्यादि आएगा। पैसेज दिए होते हैं तो पैसेज के आधार पर प्रश्न होते हैं, उसमें व्याकरण नुमा प्रश्न भी होंगे। तो पहला देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? नहीं पर हमें गौर करना है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो बकायदा स्वाभाविकता का सिद्धांत भी है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर नहीं है। इसकी बजाय यहाँ ये लिखा होता कि नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर। यदि ऐसा लिखा रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है निगमन से आगमन की ओर। निगमन जो है, निगमन एक विधि है जो कि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, और आगमन एक विधि है जो कि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। उदाहरण से नियम की ओर हम इसमें बच्चों को अप्रोच लेते हैं। ये सब अप्रोच है। तो निगमन से आगमन की ओर नहीं है, नियम से उदाहरण की ओर है, और आगमन की जगह क्या होता तो उदाहरण से नियम की ओर होता। तो ये वाला गलत जवाब है। जो गलत जवाब है वही सही है, जो क्योंकि नहीं चूज करना है हमें, तो पहले का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, सी वाला सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जित करना। भाषा अर्जित करना रिक्त स्थान कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, कि समय की हानि होती। तो नोम चॉम्स्की साहब हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भाषा अर्जित करना जो है, भाषा अर्जन जो है वो सहज स्वाभाविक होता है। क्या होता है? सहज स्वाभाविक होता है। नोम चॉम्स्की साहब ने कहा है कि भाषा अर्जन जो है, बच्चे की जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन करना। भाषा अर्जन बच्चे की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब बच्चा माँ के पेट से ही सीख के आता है भाषा अर्जन करना, लैंग्वेज
एक्विजिशन करना, लैंग्वेज सीखना। ठीक, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग हम करते हैं, वो किस पर की सफलता, उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर, मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, के समस्याओं के कारण की सही पहचान कर। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है, हम डायग्नोस करते हैं, पहले क्या करते हैं, समस्या का डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस मतलब पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं, उसके बाद उसके उपचार के संबंध में हम क्रियान्वयन करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करता है कि उपचारात्मक शिक्षण मतलब जब अपन ने आपने पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो बच्चों को कहाँ समझ में नहीं आया उसका जब तक आप पता नहीं लगाएंगे तब तक आप बच्चे की समस्या का निवारण कैसे करेंगे कि बच्चे को ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो समस्याओं के कारण का सही पहचान कर कर, सही डायग्नोस कर कर, डायग्नोस करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, नर्व चेक करते हैं, हृदय की धड़कन चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या खाया था, क्या नहीं खाया, तो डायग्नोस करते हैं। तो ऐसे हम बच्चों की समस्याओं को डायग्नोस करते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया, और उसके बाद जो समझ में नहीं आया उसको समझा देते हैं, या उसका कोई टीचिंग मेथड की मदद से बच्चों को समझाइश दी जाती है, बच्चों की त्रुटियों को सुधारा जाता है। समस्याओं के कारण का सही जवाब हो जाएगा डी इसका। चौथा वाला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? नहीं पढ़ना है हमें, नहीं पहले पढ़ना है, मतलब गलत वाला ढूंढना है। शब्द भंडार का विकास शामिल है, कल्पनाशीलता का विकास शामिल है, सृजनात्मकता का विकास शामिल है, भाषा के लिखित रूप से परिचय का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी कथन, कहानी कह रहे हैं, कोई कथा कह रहे हैं, तो शब्द भंडार में विकास हो रहा है, कल्पनाशीलता में विकास हो रहा है, अच्छा महाभारत के टाइम पे ऐसा हुआ होगा। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी भी आती है, लिखने क्रिएटिविटी भी आती है बच्चों में, और बच्चों भाषा के लिखित रूप से परिचय हो रहा है क्या इसमें? अब इसमें तो मौखिक बातें चल रही है, तो भाषा के लिखित रूप से परिचय नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो जो गलत है वही सही है, जो शामिल नहीं है उस पर राइट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा डी वाला। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है, ठीक दिख रहा होगा आपको। प्रश्न क्रमांक 5, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, मूल्यांकन असेसमेंट जो करते हैं आप, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या जानना कि, यह जानना कि बच्चे ने कितना पाठ पढ़े हैं ये जानना, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए ये जानना, बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानना कि अगली कक्षा में उन्नत करना। तो मूल्यांकन असेसमेंट जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चा कैसे सीख रहे हैं, मात्र ये उद्देश्य होता है, और भी होते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। सही जवाब हो जाएगा देखिए इसका सी। अगला प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों को मनोरंजन करता है, कि बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो कविता है, बूंदे ले हर बोलो से मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने वीर रस का गुणगान कर दिया इसमें, और जोर जोर से आप बोल रहे हैं, वीर रस के भांति आप कविता सुना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है कि कविता के भाव को समझने में सहायता मिलेगी आपको, कि बच्चों को मनोरंजन करता है। अब बच्चे भी, इसमें यूं नहीं लिखा है कि शिक्षक कविता का भावपूर्ण तरीके से पढ़ रहा है,
बच्चे भी हो सकते बच्चे पढ़ रहे हो या हो सकता है टीचर पढ़ रहा हो। फिर बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है, तो कुछ नहीं, इसमें केवल भाव को समझने में सहायता करता है ये, कि कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, कविता के भाव को समझने में मदद कर रहा है कि वीर रस से ओतप्रोत ये कविता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 है, चलिए थोड़ा छोटा कर देते थे इसको, दिख रहा होगा आपको। प्रश्न क्रमांक 7, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, कि बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, कि बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता, क्रिटिसिज्म की क्षमता का विकास का अवसर मिलता है, कि बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। तो मतलब बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होंगे तो ये तो अच्छा है। लेकिन लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, अब लिखित कार्य की जांच कर रहे हैं आप और बच्चों की सहायता ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, क्या होगा उससे? बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा। एक तो स्वयं की हैंडराइटिंग तो वो पढ़ लेते, दूसरे की पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते, एक तो पठन कौशल में विकास होगा, लिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा, और अवलोकन क्षमता, अवलोकन के देखिए सर इसने यहाँ गलती करी है, इसने उल्टी मात्रा लगा दी है या इसने मात्रा सही नहीं लगाई है, तो अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, जो लोकगीत है आपकी, इधर जो लोकगीत है मतलब आपकी भाषा में बहुत सारे लोकगीत चलते होंगे, जैसे मराठी में लावणी वगैरह चलता है, और भी पंजाबी में, और बहुत सारे वैसाखी पे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। भाषा की कक्षा, जो भाषा आप पढ़ा रहे हैं, जो आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हो, तो उसमें लोकगीतों का समावेश होना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या, कि लोकगीत गाए जा सकते हैं, इसलिए केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। देखिए अब जब केवल आ जाए नहीं, तो वो मुख्य रूप से जो अधिकांशतः जो ऑप्शन में जहाँ केवल आ जाए, ऐसे प्रश्नों में जहाँ केवल आ जाए, वो गलत ही होता है। फिर इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अब लोकगीत है, भाषा की कक्षा में स्थान दिया आपने, तो लोकगीतों को बढ़ावा देने से भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य नहीं है गौण उद्देश्य। लोकगीत गाए जा सकते हैं, बिल्कुल गाए जा सकते हैं, लेकिन भाषा की कक्षाओं में क्या योगदान है, तो भाषा कक्षा में योगदान है कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, ये वाला उद्देश्य, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रश्न क्रमांक 9 पढ़ेंगे हम। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़ा आपने, फिर उसके बाद बच्चों से प्रश्न बनवाए कि प्रश्न बनाओ इस पाठ के आधार पर, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, केवल इस बात का पता चलता है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, बिल्कुल सही। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ठीक है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, आपने पहले पाठ पढ़ा है, फिर बच्चों से प्रश्न बनवाए, तो उसका मुख्य उद्देश्य इन चारों में से क्या होगा? बात का पता चलता है प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है, यानी ये कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, कि अच्छा समय पूरा हो गया, तो प्रश्न बनाने की आदत का विकास हो गया। तो सही जवाब है, शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जब समझेंगे तभी जाके वो प्रश्न बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला
प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? द्वितीय चरण, सेकंड स्टेप, निम्न में से क्या है? तो LSRW, इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। ये है लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, आखिरी में है राइटिंग, लिखना। मुख्यतः इस पर ही हम भाषा विकास निर्भर करता है। पहले सुनेगा, फिर सुन कर बोलेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखेगा। तो द्वितीय चरण में क्या आएगा? बोलना, बोलना आएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलना, ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। LSRW से आप याद रखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा। सुनना पहला हो जाएगा, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और आखिरी में लिखना। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 आएगा। बच्चों में, प्रश्न क्रमांक 11 है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति या सीखने के प्रति होगा, यहाँ सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य। किसका उद्देश्य? उच्च स्तर छात्रों के लिए है ये, प्राथमिक स्तर छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर छात्रों के लिए, केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। अगर यहाँ सिखाने हैं या सीखने हैं तो केवल यहाँ सीखने होगा। सीखने के लिए, सिखाने के लिए के प्रति रुचि उत्पन्न करना बच्चों में हिंदी भाषा, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12 है। प्रश्न क्रमांक 12 आपको दिख रहा होगा। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चे हैं, उनके लिए साहित्य का चयन कर रहे हैं आप, कौन सा साहित्य पढ़ाएंगे उनको, तो क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं कि बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, कि कितना भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, ये और ये दोनों को आपको जानना जरूरी है कि केवल एक एक? तो ये दोनों का समावेश जो ऑप्शन है वो सही है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। सही ऑप्शन है डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है। एक मिनट, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि शब्द आदि बच्चों की रिक्त स्थान व स्वाभाविक रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। पहला वाला कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की मानक व स्वाभाविक, सहज एवं अप्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की योजना व स्वाभाविक सरलता एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने में की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की अभिव्यंजना लिखा है, अभिव्यंजना लिखा है इसमें, ये सही है। अभिव्यंजना व स्वाभाविक व्यक्तिगतता एवं मौखिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। तो आपको सही क्या लग रहा है? रख के देख लिया हमने,
तो सबसे सही जवाब लग रहा है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। क्योंकि नाटक में बोलेगा, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद में क्या स्वतंत्रता से बोलेगा, स्वाभाविक उसकी मौखिक गतिविधियां निकलेंगी, उसकी मौखिक और लिखित परिचर्चा का प्रतिक्रिया व्यक्त करने में की क्षमता का उसमें विकास होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्रमांक 14 वाला देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, आइए देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, जो भाषा सीखते हैं अपन तो उसमें त्रुटियां होती हैं। तो ऑप्शन ए है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है। कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। कठोर कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। तो अब भाषा सीख रहा है बच्चा, तो स्वाभाविक सी बात है वो गलतियां करेगा, गलतियां कर करके ही सीखेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रुटियां जो हैं वो भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। पाठ्य पुस्तक जो है वो आपकी जो किताब है, बच्चों की जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, वो भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? भाषा का शिक्षण करवा रहे हैं हम, हिंदी भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें क्या सहायता करती है? प्रश्न क्रमांक 15 है ये। क्या सहायता करती है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। कौन कौन से पर्व आ रहे हैं, इनकी दीपावली, होली इत्यादि की जानकारी देती है। कि व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। तो पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ करने कहती? बिल्कुल नहीं। भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार की भाषाएं हो सकती है, भाषा के क्या क्या आयाम है उनके बारे में बताती, घटाएं प्रस्तुत करती, मतलब उसके आयाम के बारे में बताती। तो बिल्कुल सही है। बच्चों का आकलन करती है। आकलन टीचर करता है, पाठ्य पुस्तक नहीं करती है। पाठ्य पुस्तक में तो दिया होता है, प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन वो आकलन थोड़ी करती स्वयं से। तो विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती, ये वाला सही जवाब हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 तक पेडागोजी थी। पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र थी। अब हमारे पास गद्यांश दिया है, गद्यांश हम पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने के पश्चात गद्यांश हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। लिखा है, जूम कर लेते हैं, आइए। निर्देश पैसेज है ये। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, हम जब जब असंगठित हुए हैं, हमें आर्थिक राजनीतिक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, हमें हानि ही हुई। हमें विदेशी शासन के अधीन हो गए।
ये बातें स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटकों से परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारा कायम रखना। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं, उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत की एकता और चेतना समय की कसौटी पर ही सिद्ध हुई है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था। राष्ट्र की आंतरिक शक्ति और सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मन से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चला है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। हमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने की आवश्यकता है। तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही गई इस बात को सही साबित कर सकते हैं कि भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। आज देश की राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। आतंकवाद ने न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता है तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्या आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों में इस आतंकवाद ने देश के कई राज्यों में अपार क्षति पहुंचाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। तो पैसेज दिया गया था आपको। अब इस पर आधारित हमें प्रश्न करना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 यहां से चालू होता है गद्यांश के ऊपर। उपर्युक्त गद्यांश उचित शीर्षक का चयन करो। जो गद्यांश हमने पढ़ा उसका उचित शीर्षक का चयन हमें करना है। राजनीतिक असंगठन के क्षेत्र के राष्ट्रीय एकता के आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा के कश्मीर की आतंकवादी समस्या। तो केवल कश्मीर के बारे में बताया गया कि अन्य राज्यों के बारे में भी बताया गया कि और भी अन्य पहलुओं को छुआ गया है। तो इसमें कुल मिला के एक बात कही गई है कि हमें राष्ट्रीय एकता हमारी बनाए रखनी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गद्यांश वही है जो हमें पढ़ा है हम जब संगठित हुए हमें आर्थिक राजनीतिक, ये वाला वही है। प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न क्रमांक 17 है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण अस्तित्व निम्न में से किसका है? किसने कहा था ये? तो ये यहाँ है कि तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, और शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को इन्हीं की याद में मनाते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही गई इस बात को सही साबित कर सकते हैं कि भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। किसने कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। किसने कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन था।
ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, पैसेज दिया गया है क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम थी, तो ऑनलाइन एग्जाम में हर पेज पे पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद प्रश्न इस पर आधारित पूछे गए हैं, ताकि बच्चे को पुनः इधर उधर पलट के नहीं देखना पड़े या प्रीवियस पेज नहीं ओपन करना पड़े। निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? क्या है? नहीं किया गया है। तो धीरे धीरे अलग अलग जब जब भिन्न भिन्न, धीरे धीरे अलग अलग जब जब भिन्न भिन्न, प्रश्न क्रमांक 18 है, तो इसमें भिन्न भिन्न का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा, तो पूरा पैसेज आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका उत्तर लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता और चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से किसका कथन है? तो यहां आ जाइए, भारत की एकता है ना, ये यहाँ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, यहाँ लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है भारत की एकता चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। किसने कहा है ये? चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा है। 19 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार दिख रहा होगा आपको, ये 20 नंबर का प्रश्न है, पढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य? राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए है प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना। ये है नहीं होना, ये नहीं है। प्रश्न क्रमांक 20 है, ये वाला नहीं है। फिर बी वाला ऑप्शन है, ये पेज पलट चुका है चूंकि, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे है, राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता कि प्रेम एवं भाईचारे कायम रहना, के राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस का समावेश है इसमें, डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 21 वाला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है? आजाद है, अमुक्त है, कैद है, कि सीमित है? प्रश्न क्रमांक 21 है, आबद्ध, देखो बद्ध मतलब बंधना, तो आबद्ध मतलब किसी के आबंधन में है, आप किसी के बंधन में है, तो बंधन का उल्टा क्या हो जाएगा? अमुक्त, मुक्त का विलोम अमुक्त हो जाए। कैद में है तो आबद्ध मतलब कैद, सीमित, आबद्ध मतलब सीमित दायरा, या आजाद है खुली सोच के, तो ऑप्शन नंबर ए विलोम हो जाएगा इसका, आजाद। अगला प्रश्न क्रमांक 21 के बाद प्रश्न क्रमांक 22 आएगा। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से मतेकता में कौन सी संधि है? पहले इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो मत प्लस एकता, मत प्लस एकता, अधन, इसका मत का भी हम थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो मत देखिए, मत कैसे लिखा है, म में हलंत धन अ है इसमें सम्मिलित, फिर प्लस त में व्यंजन संधि, और इसमें त में आखिरी में क्या निकलता है? अ, फिर प्लस प्लस ये ए लिखा है, ए ऐसा कैसा, ये तो खुद स्वर है, तो स्वर की स्वयं की ध्वनि होती है, वो स्वर कहलाते हैं। फिर क, तो क हलंत प्लस अ प्लस ता, तो त हलंत धन आ की मात्रा। ठीक, तो अब यहाँ देखिए अ प्लस ए मिल रहा है, अ प्लस ए मिलके क्या हो जाते हैं? आई, क्या हो जाते हैं? आई। तो जहां आई की मात्रा हो, आई की मात्रा हो, वहां क्या होती है? वृद्धि संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, तो वृद्धि संधि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से भारतवासी, प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व में आप देखना कि दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर होंगे, जैसे माता पिता, मतलब माता और पिता, माता और पिता, इनके बीच में और लगा पाओ आप। द्विगु समास में नंबर्स होंगे,
कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होगा। तत्पुरुष समास में देखिए भारत के वासी, किसके वासी हैं? तो भारत के वासी, तो भारत के वासी षष्ठी तत्पुरुष है ये, तो इसमें संबंध जोड़ा जाता है। तो भारत किसके वासी है? तो भारत के वासी। कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं, तो तत्पुरुष समास संबंध बताता है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 पे आते हैं। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों को रचित, अच्छा ये पूरा ये आ गया है, पैसेज आ गया है, काव्यांश आ गया है, कविता आ गई है। लिखा है निर्देश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पैसेज पढ़ लेते हैं, इतना ही है। हाँ ठीक है, चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। किंतु अरे यह क्या, इतना आदर इतनी करुणा सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान। मैं अपने जीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, उनका वह स्नेह अपार। फिर आगे है, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूं अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। ये वाला पैसेज है, इस पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। कविता है, काव्यांश है। तो निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान है, मुंशी प्रेमचंद है, भगवती चरण शर्मा है, या महादेवी शर्मा है। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, मुंशी प्रेमचंद जो है वो तो हास्य वाली पंक्तियां लिखते थे और मुख्यतः गद्यांश लिखते थे। महादेवी वर्मा हो सकती है, सुभद्रा कुमार चौहान हो सकती है, तो सही जवाब है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वाले प्रश्न ऐसे होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। यदि आपको याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं याद है तो आप तुक्का लगा के आएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 10वीं तक की, 12वीं तक की जो भी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन आप अवश्य करें, और कविता, गद्यांश, पद्यांश अवश्य पढ़ें, उनके रचयिताओं के नाम याद रखें, ताकि ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर पाए। प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। फिर अगला 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या है? मतिमान, मतिमान आया है पंक्तियों में, मतिमान का क्या अर्थ है? आंगन है, कि निर्बुद्धि है, कि बुद्धिमान है, कि मूर्ख है? मति मतलब बुद्धि, मति मतलब होता है बुद्धि, और मान मतलब बुद्धिमान, बुद्धि से परिपूर्ण, तो बुद्धिमान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सही जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान। प्रश्न क्रमांक आएगा 26, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? क्या लिखा है? नहीं है, तो नहीं वाला मतलब जो गलत वाला है ढूंढना है। करुणा, प्रश्न क्रमांक 26 है, करुणा का उदारता भी होता है, दया भी होता है, सहानुभूति भी होता है, निष्ठुरता नहीं होता है। निष्ठुरता विलोम शब्द है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पर्यायवाची नहीं पूछा है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, और विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। प्रश्न क्रमांक 27, दोहे, दोहे और रोले, दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है? आपने छंद अवश्य पढ़े होंगे। तो कुंडलियां बनता है, कि सवैया, के बरवे, के बरवे एवं सवैया? प्रश्न क्रमांक 27 वाला है। दोहा और रोला, दोहा प्लस रोला दोनों मिलकर बनेंगे कुंडलियां। क्या बनेंगे? कुंडलियां बनेंगी। तो आपको छंद पढ़ना अति आवश्यक है, छंद आप पढ़ के ही जाइएगा। कुंडलियां इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 का पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्ति में नहीं किया गया है? नहीं, अब आपको पंक्तियां पूरी पढ़नी पड़ेंगी। तो आंचल है, शोक है, कोर है, दृष्टि है, कौन सा नहीं किया गया है? प्रश्न क्रमांक 28 है, तो आंचल का किया गया, कोर का किया गया, दृष्टि किया गया, शोक का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। ये पंक्तियां देख के आप बता देंगे आसानी से। प्रश्न क्रमांक 29 है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय की पूंछ और उपसर्ग की मूंछ। पूंछ मतलब पीछे, मूंछ मतलब आगे। तो प्रत्यय कहाँ लगेगा, हमेशा पीछे, उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे। तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं है मतलब आगे किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है। महानता, तो इसमें लिखा है महान धन ता। अवगुण, अव प्लस गुण, निर्देश, निर्धन देश, निर्धन देश, अनुप्रास, अनुधन प्रास। तो किसमें प्रयोग नहीं है, 29 वाले का प्रश्न है। तो अवगुण में भी है, निधन देश इसमें भी है। देखिए इनका मैं संधि विच्छेद कर देता हूँ। महान धन ता, तो इसमें क्या लगा है, ता लगा है। ता क्या होता है, प्रत्यय। अव प्लस गुण, अव क्या है, यहाँ उपसर्ग है। निधन देश, निधन देश, तो निह क्या है यहाँ, या पुनः यह उपसर्ग है। और अनुधन प्रास, अनुधन प्रास, तो अनु क्या है, अनु भी एक उपसर्ग है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है, तो इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है महानता में। तो महानता इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 पे आते हैं। मुहावरा, मुहावरा है और का और हो जाना, और का और हो जाना, और का और हो जाना। मुहावरा है और का और हो जाना का क्या अर्थ है, अर्थ हम बताना है। गढ़ फतेह कर लेना, गढ़ फतेह कर लिया आपने, कि थक कर चूर हो जाना, कि पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। क्या क्या था, क्या हो गया, और का और हो जाना, पहले जैसा बिल्कुल ना रहना और बिल्कुल बदल जाना। मतलब आपने सोचा कि इसको मोड़ के, हाथ से कोई संरचना थी आपके घर में और उसको मोड़ के एक बार आपसे गलती से नीचे गिर गया और वो उसकी संरचना थोड़ी चेंज हो गई। तो आपने सोचा कि इसकी संरचना पुनः पहले जैसी कर देता हूं, और हाथ से आपने ट्राई किया कि इसको सही करने की कोशिश करी, और वो सही होने के बजाय और उल्टा सीधा हो गया। तो आप पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, और का और हो जाना, ये इसका सही जवाब हो जाए। अत्यधिक हर्ष होना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 30 प्रश्न हमने, 1 से 30 प्रश्न हमने भाषा 1 हिंदी एमपीटेड वर्ग 3 का 5 मार्च 2022 का पेपर था। एमपीटेड वर्ग 3 के हमने किए हैं। 5 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर था। कौन सी शिफ्ट थी, तो शिफ्ट 1 का पेपर था। 1 से 30 तक के प्रश्न हमने किए। अगले अगले वीडियो में हम गणित के, इसमें 31 से 60 तक है गणित के, वो हम करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। एमपीटेड वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। आगे आने वाले वीडियो में आपको गणित के, अंग्रेजी के और बाल विकास के इत्यादि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक के बाद एक मिलते जाएंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं। धन्यवाद।